अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बुलाई बैठक। सनातन पर अभद्र टिप्पणियों का जताया विरोध। स्वामी नारायण संप्रदाय पर बैन की मांग। उत्तराखंड में 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। अजय सिंह बने देहरादून के नए कप्तान। रेखा यादव को मिली चमोली की जिम्मेदारी। हितेश ने देवभूमि का नाम किया रोशन। दूसरी बार जीता अखाड़ दुंगला चैलेंज। 72 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन दौड़ को किया पूरा। ऋषिकेश में बढ़ रहा गंगा का जल स्तर। 15 सितंबर से नहीं शुरू हो रही राफ्टिंग। आईटीबीपी की टीम ने किया निरीक्षण। कोटद्वार में बेलगाम हुआ डेंगू का कहर। पिछले 3 दिनों में आधा दर्जन लोगों की मौत। ओपीडी में 60% मरीज बुखार से पीड़ित। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। सनातन धर्म को लेकर कई राजनेताओं द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, जिसके बाद संत समाज काफी आक्रोशित नजर आ रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की आपातकालीन बैठक में संतों ने सर्वसम्मति से 3 प्रस्ताव पारित किए। बैठक में 7 अखाड़ों के संत मौजूद रहे। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि कर्नाटक और केरल के मंत्री सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद की बैठक में उन मंत्रियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया है। साथ ही स्वामीनारायण संप्रदाय के संतों ने भगवान हनुमान का अपमानित चित्रण किया। इस कारण संप्रदाय के प्रतिबंध की मांग बैठक में की गई। आज सनातन धर्म को तरह तरह से अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। कई बार देवी देवताओं को अपमानित करने की ये कोशिश करते हैं। कई बार वैदिक सनातन के हमारे जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को अपमानित करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस राष्ट्र में चल रहा है। सनातन आदि है, सनातन अनंत है, सनातन अनादि है। स्वामी नारायण संप्रदाय के साधु हनुमान जी को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण के एक मुख्यमंत्री का पुत्र जो है सनातन को कहता है कि पॉइजन की तरह है, जहर है। जो संजीवनी है, संजीवनी को जहर कहना, इसके लिए तो एक कानून बनना चाहिए। जो भी इस तरह की कुचेष्टा करे उसको तत्काल दंडित करना चाहिए। 100 करोड़ हिंदू इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी भी ये चेत जाएं, क्योंकि ये पूरे उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक ये आंदोलन चलेगा। और ये सावधान हो जाएं अब, क्योंकि इस तरह से अगर सनातन को अपमानित किया गया तो सनातनी जो है चुप नहीं बैठेंगे। और वैदिक सनातन हिंदू धर्मावलंबी जाग गया है 2014 के बाद जो है ना, क्योंकि इसको जगाने वाला भी आ गया है और ये पूर्ण रूपेण जाग गया है। इसलिए अब इस तरह की चेष्टा ना करें। गलती हुई है तो उसमें सुधार करें, आगे गलती ना करें, क्योंकि इस देश में लगभग लाखों की संख्या में साधु है। कोई प्रांत ऐसा नहीं है, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां लाखों संत ना हो। अगर लाखों संत सड़कों पर आएंगे और उनसे जुड़े हुए करोड़ों जो अनुयायी हैं वो सड़कों पर आएंगे तो आप बताइए फिर ये कैसे ये कार्य करेंगे। विरोध किया जा रहा है कर्नाटक और केरल के मंत्रियों के द्वारा, तो उसकी निंदा का प्रस्ताव हम लोगों ने रखा है। दूसरा, जो स्वामीनारायण संप्रदाय के संतों के द्वारा हमारे जो इष्ट देवता है, जो हमारे यहाँ पंच पूजा में आते हैं, उनका जो अपमानजनक चित्रण किया गया हनुमान जी महाराज का, तो उसके ऊपर प्रतिबंध के लिए उनकी संप्रदाय के संतों का अखाड़ा परिषद और अखिल भारतीय संत समिति सरदर्शन साधु समाज के द्वारा बहिष्कार किया गया है। फिर भी वो कहीं कहीं उनके पाठ्यक्रम में या उनके वार्तालाप में आज भी वो विरोध में बोल रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों ने एकजुट होकर के उसकी निंदा की है। राजनेताओं को, क्योंकि हम लोगों ने सचेत किया है, अखाड़ों से जुड़े हुए संप्रदायों के संत हैं, सब लोग विरोध कर रहे हैं। और कुछ जो है विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से और संतों के माध्यम से उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई, ताकि भारतीय संविधान के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। कुल मिलाकर के एक राजनीतिक संकट है, वोटों की राजनीति है, ध्रुवीकरण की राजनीति है, जो समाज में विभाजन पैदा कर रही है। सनातन धर्म अपने आप में प्राचीन है, वो सूर्य से पैदा हुआ है। जब तक सूर्य रहेगा सनातन कभी नष्ट नहीं होने वाला। और इन लोगों की ये भूल है, क्योंकि समाज में आज तक सनातन ने सबको आश्रय दिया। हम किसी भी धर्म विशेष के व्यक्ति का या उनकी संप्रदाय के संतों का या उनके इष्ट देवता का हम लोग कभी विरोध नहीं करते हैं। और हम उनसे ये आशा करते हैं कि वो भी इस प्रकार की भाषा को आगे प्रयोग करने बंद ही नहीं है।
भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को तैयार करने में जुट गई है और उन्हें हर मजबूती से अपने क्षेत्रों में दायित्वों की जिम्मेदारी का निर्वहन करने से प्रेरित कर रही है। इसी क्रम में हल्द्वानी के एक होटल में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा की बैठक के साथ इसकी शुरुआत की और जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट मौजूद रहे। इस बैठक में पार्टी पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने के आह्वान सहित उन्हें आगामी क्रियाकल्पों की जिम्मेदारी दी गई। लोकसभा स्तर के हमारे सम्मेलन हो रहे हैं कि जो हमारे मंडल हैं उनके अध्यक्ष, महामंत्री और जिले के पदाधिकारी सिंहावलोकन करते हैं। हम पिछले क्या काम किए, आगे जो पार्टी हमको दायित्व देगी या कार्यक्रम आएंगे उनको कैसे पूरा करेंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सारी बातें बता दी हैं। तो ये रूटीन की बैठकें हमारी होती ही होती हैं हमेशा, कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में। ये वाली बैठकें लंबे समय में होती हैं, एक कार्यकाल में हो सकता है 6 महीने या 1 साल के बाद होती होंगी, लेकिन ये बैठकें ऐसा नहीं कि नई परंपरा है। हम लोग अपने कार्यकर्ता का हमेशा ध्यान रखते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता ही ऐसा है कि बूथ जीता चुनाव जीता, हमारा एक स्लोगन है। हमारे बूथ 12 महीने काम करते हैं। अन्य पार्टियों के बूथ 15 दिन पहले देखते हैं बूथ अध्यक्ष कौन है, टीम कौन होगी, इसलिए उनके पास संगठन नहीं होता है। हमारा जीवंत संगठन है और इसीलिए हम आज पूरे विश्व की नंबर 1 की पार्टी बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के बाद अगले अपने कार्यक्रम की दिशा चुनाव की तैयारी में रहती है। मुख्य रूप से हमारी लोकसभा की बैठक कल से हमने प्रारंभ की है। आज नैनीताल लोकसभा की बैठक है। 2 चरणों में बैठकें हुई हैं। प्रथम चरण में हमने यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद से उनका बैठना हुआ। समाज के बीच में ऐसे विषय जिन विषयों को आगामी दिनों में सरकार के माध्यम से उनका समाधान किया जा सकता है, क्षेत्र की समस्याएं हैं और अन्य राजनीतिक मुद्दे क्या क्या उस क्षेत्र में चल रहे हैं उनकी विधानसभा क्षेत्र में, उस पर हमारी चर्चा हुई है। सेकंड चरण में हमारी सबसे छोटी इकाई है मंडल के महामंत्री सुपर के कार्यक्रम से हम बैठने वाले हैं। हमारे आगामी दिनों के कार्यक्रम में बूथ सशक्तिकरण भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसके क्रियान्वयन की दृष्टि से और मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम को और व्यापक स्वरूप देने की दृष्टि से हमने तय किया है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के घर के आंगन की माटी कर्तव्य पथ पर बनने वाले स्मृति वन के लिए हम भेजेंगे और उसमें उत्तराखंड के प्रबुद्ध जनों का क्षेत्र रहा है। अनेकों गीतकार हैं, संगीतकार, लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं। इसके साथ कारगिल शहीद से लेकर हमारी उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, इन सब लोगों की घर की माटी भी स्मृति वन में पहुंचे, उस दृष्टि कार्यक्रम लिया। प्रत्येक आंगन में जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस घर की माटी को वहां तक पहुंचाएगा। इसके साथ साथ 17 तारीख से लेकर और 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा हमने रखा। तो 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिवस है और गांधी जयंती 2 अक्टूबर है। इसके कार्यक्रम स्वरूप हमने तय किया है। 17 तारीख को ही विश्वकर्मा जयंती है और विश्वकर्मा जयंती का कार्यक्रम प्रधानमंत्री लॉन्चिंग उसमें विश्व करने वाले हैं। खासतौर पर हथकरघा से जुड़े हुए जितने भी काश्तकार हैं उन सब के साथ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम देश के 70 स्थानों पर होगा। देहरादून में भी बड़ा कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। हम उसमें हस्तकरघा से जुड़े हुए जो विभिन्न हस्तियां हैं उन सबको बुलाकर और उनके उत्पाद से देश को होने वाले लाभ के बारे में सब प्रकार की चर्चाएं हुई। और उसी दिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है, इसलिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को लेकर और सब प्रकार के कार्यों को लेकर प्रदर्शनी हम लोग लगाने वाले हैं। रानीखेत अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा के नेशनल इंटर कॉलेज रानीखेत वार्षिकोत्सव समारोह में मुख्य अतिथि रानीखेत डॉक्टर प्रमोद नैनवाल प्रधानाचार्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना की गई। रानीखेत डॉक्टर प्रमोद नैनवाल नेशनल इंटर कॉलेज रानीखेत के प्रधानाचार्य और प्रबंधक द्वारा डॉक्टर प्रमोद नैनवाल को बैच अलंकरण शॉल ओढ़ाकर गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। साथ ही इंटर हाई स्कूल प्रथम स्थान पाने में वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। अधिकारी के
में से कोई आएंगे हर्षिता संजीव। बधान की श्री नंदा देवी राजराजेश्वरी की यात्रा नंदा नगर के अपने चौथे पड़ाव भेटी से होते हुए पांचवें पड़ाव थराली विकासखंड के सोल डुंगरी गांव में पहुंच गई है, जहां देवी के डुंगरी गांव पहुंचे ही देवी भक्तों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान भक्तों ने पूजा अर्चना कर मनौतियां मांगी और इसके बाद देर शाम को मां नंदा को यहां के ग्रामीणों ने रात्रि प्रवास के लिए सोल डुंगरी गांव के लिए अश्रुपूरित नेत्रों से विदा किया। वहीं रात्रि प्रवास के दौरान डुंगरी गांव की महिला पुरुषों ने पारंपरिक देव संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक व पौराणिकता से भरे गीतों के झुमली आदि को लाजवाब प्रस्तुति देकर अपने पूर्वजों की यादें ताजा की। डुंगरी गांव में नंदा देवी को भेंट अर्पित करने गया था और उनकी रोड से चलकर यहाँ अल्लाह डुंगरी में कल आगमन हुआ और आज यहाँ से ठीक खाने के लिए केरा में जाएगी और शाम रात्रि विश्राम के लिए थराली सोना गांव पहुँचेगी और कल सुबह जो है थराली राड़ी बगड़ होते हुए रात्रि विश्राम हेतु चेपड़ों गांव पहुंचेगी। माँ नंदा ऐसी अपने दिन पर दिन पड़ावों को लेकर के सीधे 22 सितंबर को बैजनी बुग्याल में नंदा लोक जात का आयोजन होगा और फिर उसके बाद फिर वापसी होते हुए 6 महीने के लिए देवरड़ा में विराजमान हो जाएगी। उत्तराखंड में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। बंदरों के आतंक से परेशान लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की। बता दें, चमोली जिले के सीरो गांव के बच्चे सुबह स्कूल के लिए अपने घर से निकले तो रास्ते में लंगूर ने हमला कर दिया। स्थायी लोगों का कहना है गांव की सड़कें सही नहीं है, जिससे रोजाना बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं। ऐसे में किसी दिन बड़ी घटना होने का डर है। हमको रास्ते में लंगूर लगा दौड़ाया हमको। गांव का नाम क्या है तुम्हारा? और कितने दूर पैदल जाते तुम? कितने दूर है तुम्हारा स्कूल? 3 किलोमीटर जा रहे थे और हम सिरों गाँव से आए थे और लंगूर मिला रास्ते में। उसने हमें दौड़ाया, मेरे पैर पे भी चोट लगी, सर पे भी लगी और हाथ भी मुड़ गया। इसके कमर पे अटैक किया और इसके कमर पे अटैक किया। मेरा नाम कामनी। मैं स्कूल आ रही थी, समय मेरे पीछे लंगूर दौड़े और मेरे कमर को जम मारी। सिरों से हमारे सिरों गाँव में 2016 में आई थी। उस समय से सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। हमारे बच्चों को स्कूल जाने में बहुत परेशानी हो रही है। रास्ते में बाघ और गुआड़ी और नवा रोड है। हमने शासन प्रशासन से कितने रिक्वेस्ट की, कोई हमारी नहीं सुना। इसलिए हमारे बच्चे बहुत परेशान है। इस समय स्कूल जा रहे थे और वापस जा रहे हैं। जैसे रास्ते से कभी बाघ मिला, कभी गुआड़ी मिले, कभी बंदर। अब बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। रास्ता तो नहीं दे सके, तुम रोड तो दे सकते हैं, तो हमारे सिरों गाँव की थोड़ा सुझाव कर सकते हैं। छोड़ने आया था तब तक देखा ये बच्चे रोते लगते यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए थे और जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने पूछा ये क्यों हो रहा है, बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए? तो उन्होंने बताया कि हमको लंगूर ने अटैक कर दिया। ये समीप हमारा सिरों गाँव है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर पैदल रास्ता है और बरसों से ये लोग सड़क की मांग कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं भी इनके साथ पीडब्ल्यूडी के एक्शन के पास गया था, डीएम कार्यालय हम लोग गए और हम लोगों ने ज्ञापन दिया रोड के लिए, लेकिन उसके बाद भी आज तक इनके रोड के लिए कोई भी सर्वे नहीं हो पा रही है। अधिकारी सोए हुए हैं, मुख्यालय के समीप का ये गाँव है
लगभग जिले को बने 40 साल हो गया और जिले के सबसे समीप का ये गांव है। यहाँ पे अभी तक रोड नहीं है। अगर रोड होती तो आज इन बच्चों के साथ नमूर नहीं का अटैक इन पे करता। और आए दिन बाढ़ का भी खतरा बना हुआ। 2016 की आपदा के बाद इनके जो गाँव के मूल रास्ते थे नदी में बाढ़ आने से बह चुके हैं। लोग जंगल के रास्ते स्कूलों को आते हैं और जान जोखिम में डाल के ये लोग स्कूलों को आते हैं। 13 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्चुअल आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया गया। देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुलभ बनाने के लिए चलाए जा रहे आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राजभवन में वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंतिम छोर में खड़ी जनता को लाभ पहुंचाने के संकल्प को दर्शाता है। इस अभियान से वे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन जन तक पहुंचेंगे। वो पहुंचेंगी, उसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही इस विशेष अभियान के दौरान जो आयोजित कार्यक्रम किए जाएंगे उसमें भी स्वास्थ्य विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट एक अलग प्रकार का जो दृष्टिकोण है वह भी सबके सामने आएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो बहुत सारी योजनाएं, मैं आप सबसे यह भी अनुरोध करूंगा, चूँकि हमारे राज्य का आज पूरा तंत्र यहाँ पर है जो स्वास्थ्य को कहीं न कहीं एक तरह से नियंत्रित करने का काम करता है, चलाने का काम करता है। तो राज्य की भी हमारी बहुत सारी योजनाएं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं, लोगों को सेवाएं देने का काम कर रही हैं। लेकिन उन सब की जानकारी इस सेवा पखवाड़े में भी और सेवा पखवाड़े के बाद आगे के चलने वाले जो कार्यक्रम हैं उन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक कैसे पहुंचे, यह भी हमें भी इसका भी कहीं ना कहीं प्रयास करना होगा। और जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो भारत है उसका पारंपरिक जो ज्ञान कहता है कि अच्छे स्वास्थ्य से बड़ी नेमत दूसरी कोई नहीं है। क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी प्रसिद्धि पा लीजिए, यश पा लीजिए, धन कमा लीजिए, दौलत बना लीजिए, मकान बना लीजिए, दुकान बना लीजिए, लेकिन अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो मैं सच कह रहा हूँ कि आप लोगों ने स्वयं भी महसूस किया होगा, मैंने कई बार महसूस किया, अगर थोड़ा भी स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो फिर हमारे सामने कितनी भी अच्छी तस्वीर क्यों न हो सर, वो तस्वीर हमको अच्छी नहीं दिखाई देती है। इसलिए मैं तो जब भी आप सबके कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं एक बात कहता हूं, लोग कहते हैं जीवन का पहला सुख अच्छा स्वास्थ्य, जीवन का दूसरा सुख अच्छा स्वास्थ्य, जीवन का तीसरा सुख अच्छा स्वास्थ्य, जीवन का चौथा सुख अच्छा स्वास्थ्य और जीवन का हर सुख, अरे आप ही लोग बोल दीजिए, माने कि जीवन का अगर कोई भी सुख चाहिए तो अच्छे स्वास्थ्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो ये मानिए कि आप लोग इस धरा में भगवान ने आपको कितना बड़ा अवसर दिया है, जहां स्वयं को तो स्वस्थ रखना ही है, स्वयं के साथ साथ संपूर्ण समाज को धरा में, आसपास, संपर्क में सबको कहीं ना कहीं इसके लिए प्रेरित करना है। ये काम हमारे स्वास्थ्य विभाग के जुड़े हुए लोगों को, हमारे चिकित्सकों को, उन सबको प्रभु के द्वारा प्रदत्त है। योग, आयुर्वेद और ध्यान जैसी जो हमारी पारंपरिक रूप से चलने वाली जो प्रणालियां हैं वो स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो जितने भी पहलू हैं उनको कहीं ना कहीं संबोधित करती है। इसके साथ साथ हमारी संस्कृति विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारा दृष्टिकोण है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। और जो G20 की समिट हुई है और G20 की जो समिट है उस G20 की समिट में भी वसुधैव कुटुंबकम की जो भारत की संस्कृति थी
आज पूरा विश्व कहीं ना कहीं उसको मानने की ओर आगे बढ़ा है, पूरा विश्व उसको अपना रहा है। और भारत ने भी हमेशा से विश्व की प्रगति में ही अपनी प्रगति देखी है। हमारे देश की जो संस्कृति है उसने कभी ये नहीं सोचा कि दूसरे देश का नुकसान हो, उसके नुकसान पर अपनी प्रगति की कामना कभी नहीं की है। यह हमारे भारत की एक विशेषता भी रही है, हमारी संस्कृति भी रही है। इसलिए हमारी संस्कृति में हमेशा कहा गया है सर्वे संतु निरामया, अर्थात सभी के स्वास्थ्य होने की कामना की गई है। भाइयों बहनों, केंद्र सरकार द्वारा आज उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे हर क्षेत्रों में, आज चाहे कोई क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सहयोग किया जा रहा है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष रूप से अनेकों हमको जो है योजनाएं दी गई हैं, अनेक प्रकार से हमको आर्थिक हमारा आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि आप सब भी इस विकल्प रहित संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य को हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए अपना सभी योगदान देंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से हम समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करने में अवश्य सफल होंगे। पुनः एक बार मैं आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रारंभ किया आयुष्मान भाव और इस योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए हम सब लोग अधिक उत्प्रेरक होकर अधिक ऊर्जा से उत्साह से काम करेंगे और इस अभियान को पूरी गति देकर सफल बनाएंगे। इतना ही आप सबसे कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।